अब हम करेंगे ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स क्या हैं? ग्लोबल कॉमन्स बेसिकली वो एरियाज़ हैं जो किसी भी स्टेट के, किसी भी नेशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। जैसे एंटार्क्टिका किसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता है। ये बेसिकली ये ग्लोबल प्रॉपर्टी हैं। कोई भी ऐसा एरिया जो किसी पर्टिकुलर स्टेट को, किसी पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग नहीं करता है, वो ग्लोबल कॉमन्स में आते हैं। फॉर इंस्टेंस एंटार्क्टिका, ओशन फ्लोर हमारा, और आउटर स्पेस, ये तीनों जगह ये किसी पर्टिकुलर कंट्री का प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट ये एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है एंड हेंस फोर्थ जब ये ग्लोबल प्रॉपर्टी है तब इसकी प्रोटेक्शन भी ग्लोबली ही होगी। ये ग्लोबल कॉमन्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ मिलके करती हैं एंड एज अ रिजल्ट these are called global commons. All right, so now we'll come to a very important topic of the chapter, which is common but differentiated responsibilities. Acha, what does common but differentiated responsibilities mean? Now we need to start understanding this कि developed countries हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट, तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। ये कह रही है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़। ऑलराइट, अब दूसरी तरफ हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही है हाँ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है एंड वी शुड वर्क ऑन इट। दोनों सही सेम चीज़ कह रहे हैं बट उनमें थिन लाइन डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का कहना है कि जो हमारी एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा हाथ डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, क्योंकि वो ओवर टाइम प्रोलॉन्ग्ड ऐसी चीज़ों का यूज़ कर चुके हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। ऑलराइट, तो जब हम अब इसको ठीक कर रहे हैं, जब हम इसको बेटर करना चाह रहे हैं, तो इसमें काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इनफैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ ये तक कहती हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इनफैक्ट चीप रेट्स पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक, हार्मफुल नहीं है। ऑलराइट, अब जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये दोनों के पास सेम है बट दोनों की अलग अलग है। हेंसफोर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा काम करेंगी। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली डिग्रेडेशन उन्होंने ज़्यादा किया है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ क्योंकि वो उस टाइम पर उस लेवल पर पहुँचे ही नहीं थे कि वो इतना डिग्रेड कर पाए, ना वो अभी तक पहुँच पाए हैं, तो हेंसफोर्थ उन्होंने ज़्यादा डिग्रेड नहीं किया है तो वो कम काम करेंगे, और उन्होंने ज़्यादा किया है तो वो ज़्यादा काम करेंगे। तो ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये हुआ था, ये रियो डिक्लेरेशन एट द अर्थ समिट इन 1992 में हुआ था एंड ये एक पैक्ट बना था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ज़्यादा काम करेंगे। एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दोनों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करना है बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब आते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल पे। व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पर पर्टिकुलर टारगेट सेट कर गए हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। ग्रीन हाउस गैस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, और क्योटो प्रोटोकॉल में एक पर्टिकुलर बार सेट कर दिया गया है, एक टारगेट सेट कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कोई कंट्री नहीं कर सकती है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल हमारा, जिस पे अग्री हुए थे सब लोग 1997 में क्योटो जापान में, और ये बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ UNFCCC पे। ऑलराइट, तो ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है। वेल इंटरेस्टिंग थिंग कि पहले इंडिया, चाइना और ऐसी कंट्रीज़ वो अग्री नहीं कर रही थी क्योटो प्रोटोकॉल पर, क्योंकि कंपैरेटिवली इनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बहुत ज़्यादा कम योगदान है, बट लेटर ऑन वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा क्योटो प्रोटोकॉल।